हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन वर्कशीट पर। आज जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 18 मार्च की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन दिए गए थे आपको। ए, मकानों के वास्तुकला के लिए। बी ऑप्शन था जल निकासी प्रणाली के लिए। सी ऑप्शन था बंदरगाह और व्यापारिक गतिविधियों के लिए। और डी ऑप्शन था मूर्ति कला के लिए, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बंदरगाह और व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि लोथल गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह स्थल प्राचीन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था माना जाता है। लोथल में व्यावहारिक भंडारण स्थल, जलमार्ग और वस्त्र एवं मोती व्यापार से जुड़े अवशेष पाए गए हैं। इससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री और नदियों के माध्यम से व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एम एस पावर पॉइंट में F5 कुंजी का फंक्शन क्या है। चार ऑप्शन दिए गए थे। ए, नई स्लाइड जोड़ना। बी ऑप्शन था फॉल्ट बदलना। सी ऑप्शन था स्लाइड शो शुरू करना। और डी ऑप्शन था प्रोजेक्शन शेप करना, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड शो शुरू करना आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि F5 कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट के में पूरे प्रोजेक्शन की शुरुआत से चलाने के लिए किया जाता है। यदि आप किसी चयनित स्लाइड से शो शुरू करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 उपयोग किया जाता है। यह प्रोजेक्शन को पेश करने और दिखने के लिए जल्दी पहुंचा देता है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया था आपका कि शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए, खेल। बी ऑप्शन था विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सी ऑप्शन था कला और सिनेमा। और डी ऑप्शन था सामाजिक कार्य, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कला और सिनेमा। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो शेखर कपूर है, उन्हें कला और सिनेमा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने 2025 के पद्म पुरस्कारों में फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जल का त्रिक बिंदु क्या है। चार ऑप्शन थे। ए, वह तापमान जल सिर्फ गैस में बदलता है। बी ऑप्शन था वह दबाव जल जब जल सिर्फ ठोस में बदलता है। सी ऑप्शन था वह दबाव जो और तापमान जल तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव गैस समांतर उपस्थित हो। और डी ऑप्शन वह तापमान जब जल उबलने लगता है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, वह दबाव और तापमान जब जल तीनों अवस्थाएं जो ठोस द्रव गैस समांतर उपस्थित हो। आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि त्रिक बिंदु किसी पदार्थ के लिए वह विशेष स्थिति होती है जहाँ ठोस द्रव और गैस एक ही समय में संतुलन में रहते हैं। जल का त्रिक बिंदु तापमान 0.01 डिग्री सेल्सियस, दबाव 611.657 पैस्कल। यह वैज्ञानिक को थर्मोडायनामिक में मानक बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1857 क्रांति का मुख्य कारण कौन सा नहीं था। यह क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था। ऑप्शन थे। ए, ब्रिटिश शासन में सैनिकों की असंतोषजनक स्थिति। बी ऑप्शन था ब्रिटिश का राजस्व और जमीन नीति। और सी ऑप्शन था धार्मिक और सांस्कृतिक आक्रमण। और डी ऑप्शन था रेलवे और टेलीग्राफ का विकास, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, रेलवे और टेलीग्राफ का विकास। आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जो 1857 क्रांति का मुख्य कारण नहीं था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। 1857 क्रांति का पहला स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण थे ब्रिटिश सेना में असंतोष, सिपाहियों को भत्ता, पदोन्नति और धार्मिक सम्मान में अन्याय, राजस्व और जमीन नीतियां जैसे जमींदारों और किसान कर, धार्मिक और सांस्कृतिक दबाव जैसे हिंदू और मुसलमानों को धार्मिक भावनाओं का अपनाना, ब्रिटिश के अधिनायकवादी शासन के खिलाफ आम जनता का आक्रोश, रेलवे और टेलीग्राफ का विकास क्रांति का कारण नहीं था, बल्कि उन्हें संदेश और सेना की तैनाती को आसान बनाया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर हमेशा वर्षा जैसी स्थिति बनी रहती है। ऑप्शन थे। ए, राजस्थान। बी ऑप्शन था मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन था मेघालय। और डी ऑप्शन था गुजरात। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जहाँ हमेशा वर्षा जैसी स्थिति बनी रहती है। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारत में मेघालय को भारी वर्षा का राज्य कहा जाता है। यहाँ चेरापूंजी और माउनेसराम
जैसे क्षेत्र जहाँ लगातार वर्षा और नमी बनी रहती है। यह स्थिति मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन तत्व को किस वर्ग में रखा गया है? 4 ऑप्शंस थे। ए धातु में, बी ऑप्शन था अधातु में, सी ऑप्शन था अर्धधातु और डी ऑप्शन था निष्क्रिय गैस, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अधातु आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि आयोडीन को मालदीव्स की जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ग्रुप 7 में रखा गया था। यह अधातु वर्ग का तत्व है। आयोडीन सांस लेने में, पोषण और रासायनिक क्रिया में महत्वपूर्ण है। यह सामान्य तापमान पर ठोस रूप में पाया जाता है और साधारण सील में और चमकदार होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? 4 ऑप्शंस थे। ए जिला परिषद, बी ऑप्शन था पंचायत समिति, सी ऑप्शन था ग्राम सभा और डी ऑप्शन था ब्लॉक समिति। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर होते हैं। जिला स्तर चाहे जिसे हम जिला परिषद कहते हैं, ब्लॉक स्तर जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं, ग्राम स्तर जिसे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का सबसे निचला और बुनियादी स्तर होता है ग्राम सभा। इसमें ग्राम के सभी मतदाता सदस्य शामिल होते हैं और यह ग्राम विकास योजनाओं और निर्णयों में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सामाजिक और लोक कल्याण की बात कही गई है? ऑप्शंस थे। ए अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 38 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 38 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी का हिस्सा है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया जाए, लोक कल्याण के लिए नीति बनाई जाए। इसका उद्देश्य है कि राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी किन 3 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? 4 ऑप्शंस थे। ए पश्चिमी घाट, नीलगिरी और अनाईमलई अन्नामलाई, बी ऑप्शन था पश्चिमी घाट, अन्नामलाई और पेरियार, सी ऑप्शन था नीलगिरी, अन्नामलाई और पेरियार और डी ऑप्शन था पूर्वी घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, अन्नामलाई और पेरियार आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अनाईमुंडी तमिलनाडु में स्थित और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी 3 पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। पश्चिमी घाट, अनाईमंडी, जो अन्नामलाई पर्वत और पेरियार मल पर्वत, यह क्षेत्र जैव विविधता और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस थे। ए कंट्रोल प्लस ए, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस सी, सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो जो ऊपर या नीचे होता है और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस बी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो जो ऊपर या नीचे की ओर होता है। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह एमएस वर्ड में पैराग्राफ का चयन करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो वर्तमान कर्सर में नीचे वाले पैराग्राफ तक चयन करता है और जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो होता है वर्तमान कर्सर के ऊपर वाले पैराग्राफ तक चयन करता है। और जो अन्य शॉर्टकट की हैं जैसे कंट्रोल प्लस ए पूरे दस्तावेज का चयन करता है, कंट्रोल प्लस सी चयनित टेक्स्ट कॉपी करना और कंट्रोल प्लस बी कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर लर्निंग सेंटर कौन सा बना है? 4 ऑप्शन थे। ए मुंबई, बी ऑप्शन था दिल्ली, सी ऑप्शन था जयपुर और डी ऑप्शन था बेंगलुरु, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी जयपुर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारत में एकीकृत कचरा प्रबंधन लर्निंग सेंटर का उद्देश्य है कचरा प्रबंधन के बेहतर तरीके सीखना और लागू करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी समाधान विकसित करना। जयपुर को भारत का पहला IWM लर्निंग सेंटर शहर घोषित किया गया। यह शहर कचरा संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान के मॉडल के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि MS एक्सेल 2019 में स्पिल रेंज में से संबंधित कथन कौन सा सही है? 4 ऑप्शंस थे। ए यह केवल एक सेल तक सीमित रहता है, बी ऑप्शन था
यह एक फ़ॉर्मूला से उत्पन्न कई सेल्स का समूह होता है। सी ऑप्शन था, यह केवल टेक्स्ट डेटा के लिए होता है। और डी ऑप्शन था, इसका उपयोग चार्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह एक फ़ॉर्मूला से उत्पन्न कई सेल्स का समूह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि स्प्लिट रेंज एक्सेल 2019 की डायनामिक एरे फंक्शन की विशेषता है। जब आप कोई डायनामिक एरो फार्मूला ये होते हैं का उपयोग करते हैं, तो यह एक से अधिक सेल्स के परिणाम स्प्लिट करता है। इस फैलाव को स्प्लिट रेंज कहा जाता है, जो इसको हम सॉर्ट, फिल्टर, यूनिक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूलने के अधिकार के संबंध में क्या टिप्पणी टिप्पणी की है। ऑप्शन थे, ए इसे संवैधानिक अधिकार नहीं माना। बी ऑप्शन था, इसे केवल बच्चों के लिए लागू माना। सी ऑप्शन था, इसे अपराधियों के लिए लागू नहीं माना। और डी ऑप्शन था, इसे व्यक्तिगत निजता और डेटा सुरक्षा के हिस्से के रूप में मान्यता दी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि राइट टू बी फॉर व्यक्तिगत गोपनीयता जो प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने पुराने और अप्रासंगिक डेटा, सूचना और इंटरनेट और पब्लिक रिकॉर्ड से हटाने का अधिकार रखता है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार समति नहीं है और सार्वजनिक हितों, न्यायिक रिकॉर्ड और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के साथ संतुलन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1991 की आर्थिक नीति के बाद भारत में प्रति व्यक्ति आय के में क्या बदलाव हुआ है। जो आर्थिक नीति जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद चार ऑप्शन थे, ए स्थिर रही, बी ऑप्शन था घट गई, सी ऑप्शन था बढ़ी और डी ऑप्शन था अचानक गिर गई, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बढ़ी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधार और उदारीकरण जो एलपीजी नीति अपनाई गई। इन सुधारों के बाद व्यापार में निवेश में वृद्धि हुई, औद्योगिक और सेवा के क्षेत्रों का विकास हुआ, रोजगार और उत्पादन बढ़ा। इन कारणों से प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि देखी गई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस राजशंकर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किस शहर में किया था। चार ऑप्शन थे, ए पर्थ, बी ऑप्शन था सिडनी, सी ऑप्शन था मेलबर्न और डी ऑप्शन था ब्रिस्बेन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिस्बेन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य की राजधानी ब्रिस्बेन में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। यह भारत का ऑस्ट्रेलिया में चौथा वाणिज्यिक मिशन है। अन्य तीन पहले से सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में है। उद्घाटन का उद्देश्य व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पीएम ई ड्राइव योजना से संबंधित कथन कौन सा सही है। चार ऑप्शन थे, ए यह योजना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन था, यह योजना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देती है। सी ऑप्शन था, यह योजना ई कचरा प्रबंधन के लिए। और डी ऑप्शन था, यह योजना इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और उपकरणों के लिए रिसाइक्लिंग और उचित निपटापन को बढ़ावा देती है, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पीएम ई ड्राइव योजना भारत में सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य ई कचरा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का संग्रहण और पुनर्चक्रण करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना और संसाधनों का पुनः उपयोग बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बाल श्रम और जबरन कार्य से संरक्षण से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। चार ऑप्शन थे, ए अनुच्छेद 29, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 23, सी ऑप्शन था 24 और डी ऑप्शन था 21, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23, यानी कि आर्टिकल 23 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान का हिस्सा है। यह एक अशिक्षित और जबरन श्रम में संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत बलात् श्रम और जबरन सेवा को निषिद्ध किया गया है। कोई भी व्यक्ति इच्छा के बिना काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 24 बच्चों के साथ श्रम निषेध, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था
कि एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शंस थे। ए स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन था दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन था राष्ट्र और संत राजा राम मोहन राय और डी ऑप्शन था बाल गंगाधर तिलक, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा राम मोहन राय इसका एकदम करेक्ट आंसर, जिन्होंने एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था। इसी को एक्सप्लेन किया है हमने कि राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 से 1772 में इनका जन्म हुआ और 1893 में इनकी मृत्यु में हुई, ने सत्योक्ति और धार्मिक सुधार के लिए काम किया। उन्होंने सत्कार सत्कार्मिकता, सामाजिक सुधार और धार्मिक समरसता को बढ़ावा दिया। उनका नारा एक धर्म एक ईश्वर, धार्मिक एकता और धार्मिक निरपेक्षता को प्रकट करना था। यह हिंदू सुधार आंदोलन के सिद्धांतों के अनुरूप था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आपकी इस शिफ्ट में पूछे गए थे। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।